अमीर चाची से अच्छा गरीब बुआ का प्यार। राहुल, मुझे मेरी चॉकलेट दे दे, वरना मैं तेरी मम्मी को बुलाऊंगी। राहुल, तेरी मम्मी बहुत डेंजरस है, मुझे तो देखते ही डांटने लगती है। तू रानी की चॉकलेट रानी को दे दे। गुड्डू बोल रहा है, इसीलिए तेरी चॉकलेट तुझे वापस दे रहा हूँ। आइंदा मुझे चिढ़ाना नहीं। ला दे मेरी चॉकलेट, मुझे नहीं खेलना तुम लोगों के साथ, तुम लोग खेलो अकेले। अरे राहुल, रानी बाहर चली जा रही है। जाने दे उसे, ले तू मेरी चॉकलेट खा ले। अगर तेरी मम्मी आ गई तो मुझे तेरे कमरे में तेरी चॉकलेट खाते देख बहुत डांटेंगी। मम्मी तो अपने कमरे में सोई हुई थी, इतनी जल्दी नहीं उठेंगी। फिर राहुल अपने कमरे में अपने गरीब दोस्त गुड्डू के साथ चॉकलेट खाते हुए खेलने लगता है। राहुल, बहुत मजा आ रहा है, तेरी चॉकलेट भी बहुत टेस्टी है। तू रोज मेरे घर आया कर, ऐसे ही साथ में खेलेंगे हम लोग। तभी गुस्से से लाल सीमा राहुल के कमरे में आती है और गुड्डू के हाथों से चॉकलेट छीन लेती है। मेरी चॉकलेट। किसने दी तुझे ये चॉकलेट? राहुल ने। कितनी बार कहा है राहुल, ऐसे गंदे गरीब बच्चों को कमरे में मत लाया कर। इनके कपड़े देखे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ खेल कर आते हैं। चाची, मैंने कुछ नहीं किया। किया क्यों नहीं? तुम लोग तो दोस्ती के नाम पर अमीर बच्चों का इस्तेमाल करते हो, उनके चॉकलेट खाकर, खिलौनों से खेलकर। निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी, मेरे घर से बाहर निकलो। फिर सीमा गुड्डू के हाथ से चॉकलेट छीन लेती है, जिसकी वजह से गुड्डू की आंखों में आंसू भर आते हैं। राहुल। मम्मी, उसे मत भगाओ ना। चुप, मैंने जो कहा वही होगा। और सुनो, तुम आगे से किसी भी गरीब लड़के से बात नहीं करोगे। ये लोग गंदे होते हैं, चालाक होते हैं, दोस्ती के नाम पर फायदा उठाते हैं। सीमा की बातें सुनकर गुड्डू सिर झुकाकर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल आता है और दरवाजे के बाहर पहुंचते ही रो पड़ता है। फिर गुड्डू रोते हुए दौड़कर अपने घर चला जाता है। मम्मी, आपने उसे क्यों भगा दिया? वो मेरा दोस्त है। बेटा, समझो मेरी बात को, गरीब लोग हमारे जैसे नहीं होते। वो तुम्हें यूज करेंगे, तुम्हारी चीजें खाएंगे, तुम्हारे खिलौने तोड़ेंगे। उनसे दूर रहना ही अच्छा है। लेकिन वो अच्छा है। अच्छाई बच्चाई कुछ नहीं होता है, पैसे से ही इंसान की पहचान होती है। याद रखना, अमीर बनना है तो अमीरों के साथ रहना सीखो। तभी दरवाजे के बाहर खड़ी गायत्री सब सुन लेती है और कमरे के अंदर आकर सीमा से कहती है, सीमा, बच्चों को क्या सिखा रही हो तुम? मम्मी जी, मैंने क्या गलत कहा? गरीब होना गंदा होना नहीं होता, इंसानियत पैसों से बड़ी होती है बहू। बच्चे के दिल में अमीरी गरीबी का भेदभाव मत भरो। अरे मम्मी जी, आपको तो हर बात में मुझे टोकना होता है। आपका भी तो एक बेटा गरीब है और एक अमीर। आप भी तो अपने अमीर बेटे के साथ रहती है, क्यों नहीं अपने गरीब बेटे के पास जाती? क्योंकि आपको भी पैसे से मतलब है। सीमा की बातों से कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। ऐसी बात नहीं है बहू, मैं अपने गरीब बेटे के पास यहाँ से ज्यादा खुश रहूंगी। मेरी गरीब बहू मेरी ज्यादा सेवा करेगी, तेरी तरह दिन भर काम नहीं करवाएगी। तो फिर जाती क्यों नहीं? इसीलिए नहीं जाती क्योंकि मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। उनकी हालत पहले ही ठीक नहीं है, मेरी मजबूरी है यहाँ रहना, लालच नहीं। राहुल चुपचाप अपनी दादी की ओर देखता है। बस कीजिए मम्मी जी, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, जाइए अपना काम कीजिए। जिसके बाद गायत्री चुपचाप किचन में चली आती है और गुड्डू उदास होकर बाहर चला जाता है। फिर गायत्री रोटी बनाते हुए, मेरी छोटी बहू अमीर तो है, पर उसकी आंखों पर अमीरी की पट्टी बंधी हुई है। वही मेरी बड़ी बहू, जो गरीब होते हुए भी सबके लिए अपने दिल में प्यार रखती है। वहीं दूसरी तरफ अपने छोटे से घर के बाहर नीलम मिट्टी से छोटी गाड़ी, घोड़ा और गुड़िया का आकार बना रही होती है। अरे नीलम, क्या बना रही हो? कुछ नहीं दीदी, बच्चों के लिए खिलौने बना रही हूँ। मिट्टी के खिलौने? आजकल के बच्चे इससे खेलेंगे क्या? बच्चे कई दिन से जिद कर रहे थे खिलौने के लिए, सोचा बाजार से तो अभी ले नहीं सकती, तो अपने हाथ से ही बना दूं। हम गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ होते हैं कि हर हफ्ते नया खिलौना ला सके। बात तो सही कही है तुमने। काश मैं भी अपने बच्चों को महंगे खिलौने दिला पाती। तभी सूरज और रागिनी दौड़ते हुए आते हैं। अरे मम्मी, ये गाड़ी किसके लिए है? मम्मी, ये गुड़िया कितनी प्यारी है। तुम दोनों के लिए ही तो बना रही हूँ। देखो, ये घोड़ा भी है। सच में हमारे लिए? थैंक यू मम्मी। फिर दोनों बच्चे खिलौने लेकर उछलते कूदते गली में खेलने चले जाते हैं और नीलम बच्चों के चेहरे पर खुशी देख मुस्कुराने लगती है। वहीं गली के मोड़ पर बबलू और रिंकी पहले से खड़े रहते हैं। अरे सूरज, ये कैसी गाड़ी है? मेरी मम्मी ने बनाई है, देख कितनी तेज भागती है, और ये मेरी गुड़िया है। तभी रमेश और बिट्टू भी वहाँ आ जाते हैं और उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल कार होती है। कार आवाज करती हुई इधर उधर दौड़ रही होती है। हटो हटो, रास्ता दो, मेरी कार आ रही है।
अरे ये क्या है? मिट्टी की गाड़ी। तभी रिमोट कंट्रोल कार तेजी से आती है और सूरज की मिट्टी की गाड़ी से टकराकर मिट्टी की गाड़ी को चकनाचूर कर देती है। अरे मेरी गाड़ी, मेरी गुड़िया भी गिर गई। देखी मेरी कार की ताकत, तेरी मिट्टी की गाड़ी तो एक धक्का भी नहीं सह पाई। हमारे पास रिमोट कंट्रोल कार है, तुम्हारे पास क्या है? मिट्टी का ढेर। तभी आसपास खड़े 2 उम्र में बड़े लड़के उनकी गरीबी पर हंसने लगते हैं। अरे गरीब के खिलौने ऐसे ही होते हैं। घर में पैसे नहीं होंगे तभी तो मिट्टी के खिलौने से खेलते हैं। पिंटू और अभिषेक की बातों से सूरज की आंखें भर आती हैं और रागिनी अपनी टूटी गाड़ी उठाकर सीने से लगा लेती है। चल रागिनी, घर चलते हैं। जिसके बाद दोनों भाई बहन रोते हुए घर लौट आते हैं। मम्मी, मम्मी, उन्होंने हमारी गाड़ी तोड़ दी। बोल रहे थे कि हम गरीब हैं। नीलम टूटे खिलौने देखती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा होता है। किसने तोड़ा बेटा? रमेश और बिट्टू बोले हमारा खिलौना किसी काम की नहीं। मम्मी, सब हंस रहे थे हम पर। अपने दोनों बच्चों को रोते देख नीलम का दिल भर आता है। वो बच्चों को अपने पास बैठा लेती है। रो मत मेरे बच्चों, खिलौना ही तो था। सबके पास अच्छे खिलौने, हमारे पास क्यों नहीं? बच्चों की बातें सुनकर नीलम उदास हो जाती है, पर फिर भी वो अपने बच्चों को समझाते हुए कहती है, अभी मम्मी के पास पैसे नहीं है बेटा, पर मैं दिलाऊंगी, मुझे थोड़ा समय दो। सच मम्मी? हाँ मेरी गुड़िया, पर अभी रोना बंद करो। जो हंसते हैं उन्हें हंसने दो। असली खुशी खिलौनों से नहीं, अपने मन से होती है। पर मम्मी, बहुत बुरा लगा। मुझे पता है, पर तुम मेरे बहादुर बच्चे हो ना, ऐसे रोओगे तो मम्मी को और दुख होगा। फिर दोनों बच्चे धीरे धीरे चुप हो जाते हैं और नीलम उनके सिर पर हाथ फेरकर उन्हें सुलाने लगती है। हे भगवान, मैं मेरे बच्चों को इतना छोटा सा सुख भी नहीं दे पा रही हूँ। नीलम आंगन में पड़ी टूटी मिट्टी की गाड़ी को उठाकर फिर से जोड़ने की कोशिश करने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन नीलम चूल्हे के सामने रोटियां बेल रही होती है। वहीं अभिषेक सूरज को स्कूल यूनिफॉर्म पहना रहा होता है। आ जाओ बच्चों, रोटी तैयार है, पहले खाना खा लो, फिर स्कूल जाना है। मम्मी, आज सब्जी से अच्छी खुशबू आ रही है। मम्मी, मेरे लंच में थोड़ा ज्यादा सब्जी रखना। चलो जल्दी खा लो बच्चों, नहीं तो देर हो जाएगी। ये लीजिए आपका टिफिन, आज सब्जी थोड़ी कम है। जितना है उतना ही काफी है। भगवान ने गरीबी दी है तो संभालना भी सिखाया है। फिर पूरा परिवार साथ बैठकर सुबह का नाश्ता करता है और नाश्ता करने के बाद चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। ठीक है पापा। पापा, आप जल्दी आना। अभिषेक बच्चों को साइकिल पर बैठाकर स्कूल की तरफ निकल जाता है और रास्ते में समझाते हुए उनसे कहता है, अच्छे से पढ़ना और कोई कुछ कहे तो ध्यान मत देना, पढ़ाई से ही तुम्हारा भाग्य बदलेगा। जी पापा। बच्चों को स्कूल पहुंचाकर अभिषेक फैक्ट्री पहुंचता है और कॉपियां बनाने के काम में लग जाता है। 400 की दिहाड़ी है, पर इस दिहाड़ी से बच्चों की फीस और राशन निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में क्लास चल रही होती है। बच्चे हॉलीडेज की बातें कर रहे हैं। मेरे हॉलीडे स्टार्ट होते ही मैं अपनी फैमिली के साथ पहाड़ घूमने जाऊंगा। हम लोग तो शहर से बाहर रिजॉर्ट में रहेंगे। भैया, हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं। तभी 2 बड़े लड़के सूरज और रागिनी के पास आ जाते हैं। अरे तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। ये लोग भिखारी हैं, इनको कौन बुलाएगा अपने घर? हम भी जाएंगे। कहाँ जाओगे? किसी ने बुलाया है क्या? हम दादी के घर जाएंगे। दादी भी सोचती होंगी ये लोग आए हैं, अब खर्चा और बढ़ाएंगे। सुमित की बातों से क्लास में कुछ बच्चे हंसने लगते हैं। सूरज और रागिनी की आंखें भर आती हैं और फिर छुट्टी के बाद दोनों बच्चे घर आ जाते हैं। मम्मी, सब बोल रहे थे हम गरीब हैं। सब घूमने जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जाते कहीं? बेटा, घूमने में खर्च होता है, अभी घर की हालत तुम जानते हो। तो हम कभी नहीं जाएंगे। तभी अभिषेक भी काम से लौटता है। क्या हुआ? हम भी कहीं घूमने जाना चाहते हैं, नानी घर, मामा घर, कहीं भी। हमारे पास कौन है? तुम्हारे पापा का एक ही भाई है, वही तुम्हारे चाचा चाची। तो हम उन्हीं के घर चलेंगे, दादी भी तो वही है। वो कैसे होंगे तुम्हारी अमीर चाची? अरे इतनी भी बुरी नहीं है, अब उनके भी बच्चे हैं, समझेंगी बच्चों का मन, और माँ भी तो वही है। कहीं बच्चों का दिल फिर ना टूट जाए। मम्मी, हम अच्छे से रहेंगे, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हारे पापा कह रहे हैं तो चले जाना। बस तय रहा, कल मैं खुद छोड़ आऊंगा।
जिसके बाद अभिषेक सीमा को कॉल पर अपने बच्चों के आने की खबर दे देता है और अगली सुबह अपने बड़े किचन में सीमा कुछ चीज इधर उधर रख रही होती है। हे भगवान, मेरी गरीब जेठानी के दोनों बच्चों को यहीं आना था। अब ये भूखमरे यहाँ रहेंगे तो मेरे घर का क्या हाल होगा। ये गरीब बच्चे सबसे पहले मेरे किचन पर ही ढाबा मारेंगे। जिसके बाद अमीर चाची फ्रिज खोलकर चॉकलेट के डिब्बे निकालती है और बिस्किट के पैकेट उठाती है। फिर सबको अलमारी की ऊंची शेल्फ पर रखकर ताला लगा देती है। वो गरीब बच्चे सबसे पहले तो इन्हीं चीजों पर टूट पड़ेंगे। सबसे पहले इन्हें छुपा देती हूँ। तभी पीछे से गायत्री अंदर आती है और सीमा को सब छुपाते हुए देख लेती है। बहू, ये सब क्यों छुपा रही हो? इसीलिए कि आपकी बड़ी बहू के भूखमरे बच्चे आ रहे हैं। बहू, वो भी तो बच्चे हैं, इस घर के ही खून है। खून होंगे आपके लिए, मेरे लिए तो बोझ है। अगर उन्हें देना है तो अपने पैसे से खरीद कर दीजिए। मेरे बच्चों की चीजें कोई नहीं छुएगा। बहू, इतना फर्क मत रखो बच्चों में, फर्क तो है ही। और सुन लीजिए, ये सब जो घर पैसा है ना, ये मेरे पापा की मदद से बना है। नहीं तो आपका बेटा पहले आम आदमी था, मेरे पापा ने ही ये सब खड़ा कराया है, इसीलिए ज्यादा मत बोलिए। जिसके बाद गायत्री चुप हो जाती है और सीमा सीधे बच्चों के कमरे में आती है, जहाँ राहुल और रानी खिलौनों के साथ बैठे होते हैं। सुनो दोनों, तुम्हारे गरीब भाई बहन आ रहे हैं। सच मम्मी? मजा आएगा, हम साथ खेलेंगे। खेलना कूदना कुछ नहीं। अगर वो कहे कि खिलौने निकालो तो कहना हमारे पास खिलौने ही नहीं है। क्यों मम्मी? वो तो हमारे भाई बहन है। भाई है तो क्या, अपनी चीजें किसी को मत देना। खिलौने नहीं, कपड़े नहीं, जूते नहीं, कॉपी किताब भी संभाल कर रखना। इतना सब क्यों मम्मी? क्योंकि वो लोग दीमक की तरह होते हैं, धीरे धीरे तुम्हारी सारी चीजें ले लेंगे, तुम्हें अपने जैसा बना देंगे, समझे? गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन दादी तो कहती है सब बराबर है। दादी पुरानी सोच की है, तुम मेरी बात मानो, अपनी कोई चीज मत देना, खाने को भी नहीं। तभी बाहर से विकास की आवाज आती है। सीमा, बच्चों को बहुत गलत बातें सिखा रही हो तुम। चाहे जो हो, मैं अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाऊंगी। तभी दरवाजे पर हलचल होती है। दादी, चाची। दोनों गरीब बच्चे दौड़ते हुए अंदर आते हैं। उनके हाथों में छोटा सा बैग होता है और वो सीधे गायत्री से लिपट जाते हैं। दादी, हम आ गए। दादी, हम आपके पास रहेंगे। गायत्री तुरंत दोनों बच्चों को सीने से लगा लेती है। मेरे बच्चों, कितने दुबले हो गए हो। सूरज और रागिनी मुस्कुराते हुए सीमा की तरफ बढ़ते हैं। चाची, दूर रहो, पहले डेटॉल से नहाना, फिर मेरे और मेरे बच्चों के पास आना। इतना कहकर सीमा मुंह बनाकर पीछे हट जाती है और फिर कुछ समय बीतता है और सीमा और सभी रात का खाना खा रहे होते हैं कि तभी चाची, हमें भी भूख लगी है, हमें भी थोड़ा खाना दे दो। तुम भूखमरों को तो हर वक्त भूख ही लगी रहती है। सीमा उठकर किचन में जाती है और थोड़ी देर बाद 2 सूखी रोटियां और 1 प्याज लाकर अलग थाली में पटक देती है। लो, ठूस लो। चाची, हमें भी पनीर की सब्जी चाहिए। हमें भी वही खाना है जो सब खा रहे हैं। पनीर खाना है तो जाओ अपने गरीब माँ बाप के पास, मेरे घर में तुम्हें यही मिलेगा। दोनों बच्चे चुप हो जाते हैं। भूख के आगे आंसू रुक जाते हैं और वो सूखी रोटी तोड़कर खाने लगते हैं, जहाँ दूर खड़ी गायत्री सब देख रही होती है। कैसी अमीर चाची मिली है इन मासूमों को, बच्चों से भी बैर। ऐसे ही दिन गुजरता है और एक दोपहर सभी बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं और राहुल की रिमोट कंट्रोल कार जमीन पर दौड़ रही होती है और सूरज उसे ध्यान से देख रहा था। राहुल, हमें भी थोड़ी देर खेलने देगा? हाँ, पकड़, ध्यान से चलाना, गिराना मत। सूरज कंट्रोल पकड़ता है और कार धीरे धीरे आगे बढ़ती है। रागिनी ताली बजाती है। भैया, देखो कितनी तेज से जा रही है। तभी सीमा बाहर आती है। ये क्या हो रहा है? वो झटके से सूरज के गाल पर थप्पड़ मारती है और कंट्रोल छीन लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों के खिलौने छूने की? चाची, राहुल ने ही दिया था। और तुम दोनों, मैंने मना किया था ना अपनी चीजें किसी को मत देना। मम्मी, वो खेल ही तो रहे थे। अगर आगे से अपने खिलौने किसी को दिए ना तो मैं तुम्हें भी नया खिलौना नहीं दिलवाऊंगी। हाँ, हमने कुछ नहीं किया। फिर सीमा दोनों बच्चों को धक्का देकर अंदर चली जाती है। सूरज और रागिनी वहीं खड़े रोते रहते हैं। तभी गायत्री पास आकर उन्हें सीने से लगा लेती है। रो मत, सब ठीक होगा। कुछ और दिन बीत जाते हैं। बच्चे अब और भी सहमे रहने लगते हैं और एक शाम सीमा ने पिज्जा मंगवाया होता है, जहाँ वो डिब्बा कमरे में रखकर दरवाजा आधा बंद करके अंदर राहुल और रानी के साथ बैठी होती है। जल्दी जल्दी खा लो और बाहर मत जाना, तुम्हारे वो गरीब भाई बहन देख लेंगे तो उन्हें भी देना पड़ेगा। मम्मी, उन्हें भी एक टुकड़ा दे देते हैं। बिल्कुल नहीं, जितना है उतना ही कम है। तभी विकास कमरे में आते हैं। क्या छुपा छुपी चल रही है? कुछ नहीं, बच्चों के लिए पिज्जा मंगवाया है। तो सूरज और रागिनी को भी बुला लो, एक एक स्लाइस दे देना। बेचारे, उन्हें कहाँ मिलता होगा ये सब। अगर इतना कलेजा दुख रहा है तो जाओ मजदूरी करो और कमा कर खिलाओ उन्हें।
मेरे पिताजी की दी हुई प्रॉपर्टी पर राज कर रहे हो और मुझे सीख दे रहे हो। मैं बस बच्चों की बात कर रहा था। मुझे मत सिखाओ, जो है मेरे पापा की वजह से है। वहीं बाहर दरवाजे के पास सूरज और रागिनी खड़े होते हैं। पिज्जा की खुशबू बाहर तक आ रही होती है। भैया कैसी खुशबू है, चल दादी के पास चलते हैं। फिर बच्चे अपनी दादी के पास जाकर सो जाते हैं और अगले दिन हॉल में खेलते खेलते बच्चों का हाथ पास रखे फ्लावर पॉट से टकरा जाता है और फ्लावर पॉट नीचे गिरकर टूट जाता है। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? मेरी इतनी महंगी चीज तोड़ दी। भूख मरो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सीमा गुस्से में आगे बढ़ती है और दोनों के सिर आपस में टकरा देती है, जिसकी वजह से बच्चे दर्द से चीख पड़ते हैं। चाची गलती से गिर गया, हमने जानबूझकर नहीं किया। माफ कर दीजिए, दोबारा नहीं होगा। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? तुम्हारी गरीब माँ या तुम्हारा गरीब बाप? बहू छोड़ भी दो, बच्चे ही तो हैं। टूट गया तो दूसरा आ जाएगा। आप बीच में मत बोलिए। तभी दरवाजे से दीप्ति अंदर आती है और बच्चों की ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाती है। भाभी ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम भी आ गई? एक गरीब कम थी क्या जो दूसरी भी आ गई? मैं यहाँ किसी से कुछ लेने नहीं आई, अपने भैया भाभी के बच्चों से मिलने आई हूँ। फिर दीप्ति बच्चों के पास आती है और उनके आंसू पोंछती है। बेटा किसने मारा तुम्हें? चाची ने। हाँ तो क्या फूल बरसाओ इन पर। बस अब ये बच्चे यहाँ नहीं रहेंगे, मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। जाओ जाओ, अभी ले जाओ। बच्चे डरे सहमे अपनी बुआ के साथ बुआ के घर आ जाते हैं और एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं। अरे क्या हो गया? तुम लोग ऐसे चुपचाप से क्यों बैठे हुए हो? इतने डरे हुए क्यों दिखाई पड़ रहे हो? क्या हो गया? रागनी तेरी आंखों में आंसू क्यों है? बुआ मैं कुछ बोलूं? आप हमें मारोगी तो नहीं ना? अरे बच्चों, मैं क्यों तुम्हें मारूंगी? मैं तुम्हारी वो अमीर खड़ूस चाची की तरह नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी प्यारी सी बुआ हूँ ना। मैं गरीब हूँ पर तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। बताओ क्या बात है? बुआ हम लोगों को बहुत तेज भूख लगी हुई है, कुछ खाने को है? हाँ तुम लोग बैठो, मैं बाजार से कुछ लेकर आती हूँ। बताओ क्या खाओगे तुम लोग? कुछ भी चलेगा बुआ। अरे ऐसे कैसे कुछ भी? पनीर की सब्जी पसंद है ना तुम लोगों को? मैं रोटी और पनीर बना देती हूँ। दीप्ति अपने घर के गुल्लक को फोड़कर कुछ पैसे लेकर बाजार चली जाती है। भैया पनीर कितने की है? 200 रुपए किलो है। क्या इतने महंगे? अब पनीर तो महंगा ही आता है ना, बोलो कितना दूं? हाँ आप 100 ग्राम दे दीजिए। क्या सिर्फ 100 ग्राम? हाँ वो सिर्फ मेरे बच्चों के लिए ही चाहिए। दुकानदार थोड़ा मुंह बनाता है और पनीर का एक टुकड़ा काट कर दीप्ति को दे देता है। इतने से पनीर में क्या होगा? खैर पनीर देखकर बच्चे थोड़े खुश तो हो जाएंगे। इतना बड़बड़ाते हुए दीप्ति घर जा रही थी कि तभी उसे बाजार में कपड़े की दुकान दिखाई देती है। दोनों बच्चों के कपड़े कैसे मटमैले से हो गए थे। एक काम करती हूँ, यहाँ से कपड़े भी ले चलती हूँ। दीप्ति दोनों बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद कर घर पहुँचती है। ये देखो बच्चों, तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आई हूँ। ये कपड़े हमारे लिए हैं? हाँ ये देखो, ये ब्लू रंग वाली तुम्हारे लिए और ये पीले रंग वाली हमारी प्यारी रागनी के लिए। इस फ्रॉक में तो रागिनी एकदम डॉल लगेगी। बुआ आप तो बहुत अच्छी हो। इसमें अच्छा क्या, तुम लोग मेरे ही तो बच्चे हो। अच्छा चलो मैं खाना बना लेती हूँ, तब तक तुम लोग हाथ मुंह धोकर ये कपड़े बदल लो। तुम्हारे फूफा जी भी आते होंगे, फिर सब साथ में खाना खाएंगे। दीप्ति किचन में जाकर पनीर की सब्जी बनाने लगती है कि तभी राजेश घर आता है। अरे क्या बना रही हो भाग्यवान, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। बच्चों का पनीर खाने का मन था, मैं गुल्लक फोड़कर पनीर खरीद कर तो लाई हूँ, पर थोड़ा सा ही ला पाई। बहुत महंगे मिल रहे थे ना। चलो कोई बात नहीं, सब्जी में आलू डाल दो, हम दोनों उससे खा लेंगे। दीप्ति राजेश अपने हाथ से बच्चों को गोद में बैठाकर प्यार से पनीर की सब्जी और रोटी खिलाते हैं। कैसी बनी है सब्जी? बहुत टेस्टी बनी है, बहुत दिनों बाद इतना टेस्टी खाना खाया। लो और खाओ, मन भर के खाना, शर्माना मत। दीप्ति प्यार से बच्चों को खाना खिलाकर सुला देती है। उसके बाद दीप्ति और राजेश खुद आलू की सब्जी रोटी खाते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। क्या हुआ तुम लोगों को, इतने उदास क्यों हो? हम बोर हो रहे हैं। बस इतनी सी बात? पास में इतना बड़ा पार्क है, बहुत सारे बच्चे आते हैं खेलने के लिए। मैं आज शाम को तुम दोनों को वहाँ ले जाऊंगी। दीप्ति बच्चों को लेकर शाम को पार्क जाती है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चों के झुंड के साथ रागिनी और सूरज भी खेलने लगते हैं। भैया ये रिमोट कंट्रोल गाड़ी मुझे भी एक बार खेलने के लिए दीजिएगा। तेरी हैसियत नहीं है इस गाड़ी से खेलने की, चल दूर हट। आकाश इतना कहकर सूरज को जोर से धक्का दे देता है और सूरज रोते रोते दीप्ति के पास आता है। अरे क्या हो गया बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? वो आकाश ने ना, उन्होंने सूरज भैया को धक्का मारा था, वो गिर गए थे, उन्हें चोट आई है। क्या? क्यों? हाय दया, कितनी गहरी चोट आई है।
मैं मरहम लाती हूँ। पर पहले ये बताओ उसने धक्का मारा क्यों? उनके पास एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी है जिससे खेलने का भैया को भी मन हो रहा था। भैया ने गाड़ी मांगी तो आकाश ने धक्का देकर दूर भगा दिया और कहने लगा, तेरी हैसियत नहीं है इस गाड़ी से खेलने की। क्या? ऐसी कौन सी खिलौने की गाड़ी है? बताओ, मैं दिलवाऊंगी तुम्हें। पर वो रिमोट कंट्रोल गाड़ी है, बहुत महंगी आती है बुआ। मेरे बच्चों के लिए क्या महंगी क्या सस्ती, कितनी भी महंगी हो मैं वो गाड़ी तुम्हें दिलवाऊंगी। फिर दीप्ति बच्चों को लेकर घर आती है और राजेश को सारी बात बताती है। अरे पागल हो गई हो क्या? रिमोट कंट्रोल कार कम से कम 2000 की आती है, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? देखती हूँ, पर जो भी है मैं ये गाड़ी तो अपने बच्चों को दिलाऊंगी। कल सुबह जाकर पड़ोस में पूछूंगी कि किसी के पास ब्लाउज या सूट सिलने का काम होगा तो वो सिल दूंगी, थोड़े पैसे आ जाएंगे। अगले दिन दीप्ति आस पड़ोस की महिलाओं से काम मांगती है और दीप्ति को साड़ी में पीको फॉल करने का काफी सारा काम मिल जाता है। चलो, इतनी साड़ियों में पीको फॉल का काम मिल गया है, इससे 2000 तो बन ही जाएंगे। शादियों का सीजन है और इतना सारा काम तुम्हें मिल तो गया है, पर तुम अकेले इतना सारा काम कैसे करोगी? 2 रात जागकर भी काम करना पड़ा तो कर लूंगी, पर मैं अपने भाई के बच्चों को उनके पसंदीदा खिलौने दिला कर रहूंगी। ऐसे ही 2 रात बिना सोए दीप्ति लगातार काम करती है और अगले दिन पैसे मिलते ही बच्चों के लिए वही रिमोट कंट्रोल गाड़ी खरीद लाती है। बुआ, आप सच में इतनी महंगी गाड़ी खरीद लाई? अरे तुम्हारे सामने महंगी क्या और सस्ती क्या? जाओ, इससे जाकर खेलो और उस आकाश को बोल दो तुम्हारी बुआ के होते हुए कुछ भी तुम्हारी हैसियत से बाहर नहीं है। थैंक यू बुआ, मैं अभी जाकर आकाश भैया को दिखाता हूँ। अरे रागिनी, तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी उदास क्यों हो? बुआ, आपने भैया को रिमोट कंट्रोल गाड़ी दिलाई पर मुझे तो कुछ भी नहीं दिलाया। अच्छा, ये बात है तो बताओ क्या चाहिए हमारी गुड़िया को? बुआ, मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे पिज्जा खाना है। बस इतनी सी बात, कल ही मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लाऊंगी। फिर दीप्ति रात भर जागकर फिर कुछ काम करती है और अगली शाम को बच्चों के लिए पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक लाती है। अरे अरे वाह, आप तो सच में पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक लाई हो, आप बहुत अच्छी हो बुआ। हाँ, ईस्ट हो या बेस्ट, हमारी बुआ ही है बेस्ट। इतना कहकर बच्चे खुशी से दीप्ति को गले लगा लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और बच्चों की वेकेशंस पूरी हो जाती है और बच्चे दोबारा अपनी अमीर चाची के घर चले आते हैं। दादी, पता है बुआ ने हमें बहुत प्यार से रखा। बुआ बहुत अच्छी है, हम लोगों से बहुत प्यार करती है। पास खड़ी सीमा ये सब सुन रही होती है। 10 दिन अपनी गरीब बुआ के पास क्या रहकर आए, उसी के गुनगान गा रहे हैं। इन्हें तो मैं कल बताती हूँ और इनकी गरीब बुआ की तो मैं। फिर सीमा अपने कमरे में आती है और राजेश को फोन करती है। फिर आवाज बदल कर, हेलो दीप्ति, अपने पति को उल्लू बनाकर आज घूमने चलोगे ना? हेलो, कौन? तेरे बीवी का आशिक। इतना कहकर सीमा फोन रख देती है। वहीं राजेश, दीप्ति तुम मुझे धोखा दे रही हो। वहीं दूसरी तरफ अगली सुबह सीमा सूरज को बर्फ के पानी से नहलाती है। चाची, पानी बहुत ठंडा है, मुझे नहीं नहाना। रुक ना। फिर सीमा सूरज को एसी वाले रूम में एसी चलाकर बंद करके चली जाती है, जिससे सूरज को बुखार आ जाता है। फिर अभिषेक सूरज और रागिनी को अपने घर लेकर आता है और नीलम सूरज को गीली पट्टी करते हुए कहती है, कहा था ना मेरे बच्चों को कहीं मत भेजो, पड़ गए ना बीमार, अब मैं क्या करूं? नहीं चाची, मत मारो चाची। देख रहे हो मेरे बच्चों की अमीर चाची ने बच्चों के मन में कितना डर बना दिया है। बुआ बचा लो बुआ। बुआ का नाम क्यों ले रहा है? तभी दीप्ति, गायत्री और विकास नीलम के घर आते हैं और दीप्ति तुरंत सूरज को अपने गोद में उठा लेती है। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। आप सब यहाँ। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे होते हुए सीमा ने बच्चों के साथ ऐसा किया। मैंने अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। अब हम लोग पहले की तरह साथ में रहेंगे। पर ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ? मैं बताता हूँ। मेरा कोई आशिक नहीं, पर आपको ऐसा क्यों लगा? किसी का फोन आया था, खुद को तुम्हारा आशिक बता रहा था। नंबर चेक करवाते हैं, अभी पता चल जाएगा। फिर हमें पता चला फोन सीमा ने किया था। फिर मैंने माँ जी को बताया। फिर हुआ यूं कि बता बहू, क्यों किया तूने मेरे बेटे के साथ ऐसा? आप बहुत बोलने लगी है, निकल जाइए मेरे घर से। आपके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। इतना कहकर सीमा गायत्री को धक्का दे देती है। तभी विकास गायत्री को संभालते हुए भड़क जाता है। बहुत घमंड है तुम्हें अपने पैसों पर। आज से तुम अपने पैसों के साथ ही रहना। मैं अपने बच्चों और अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अब मुझे सीमा से नफरत हो गई है। अब मैं कभी उस नीच औरत के पास नहीं जाऊंगा। हम सब दोबारा से साथ में रहेंगे। फिर पूरा परिवार साथ में रहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सीमा खुद को अकेले पाकर बहुत पछताती है और अपने कमरे में रो रो कर मर जाती है।